अच्छा, तो बात करते हैं एटॉमिक फिजिक्स में। सबसे पहले हमारे पास आता है द न्यूक्लियर एटम एंड रेडियो एक्टिविटी। यानी न्यूक्लियर एटम का मतलब होता है कि एटम का न्यूक्लियर कैसा है, और उसकी रेडियो एक्टिविटी फिर हम डिस्कस करेंगे। द न्यूक्लियर एटम, अब न्यूक्लियर एटम क्या चीज है। इन 1911 गेगर एंड मर्डिस जो थे हमारे, परफॉर्म सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट अंडर द डायरेक्शन ऑफ द रेदरफोर्ड। ये दोनों जो थे मियां बीवी थे, और ये दोनों जो थे ये रेदरफोर्ड के असिस्टेंट थे। और इन्होंने ही आगे जाके एक ट्यूब बनाई जिसको जीएम ट्यूब का नाम दिया गया, गेगर मॉलर ट्यूब। ठीक है, जीएम ट्यूब का नाम जी। दिया, और वही फिर हमारे पास आज तक चल रही है, और उसकी बहुत चीजें हैं, आगे पढ़ेंगे हम। तो इन द डायरेक्शन ऑफ द रेदरफोर्ड विच लीड टू द पेनिट्री और द, आपके पास क्या है, न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। बेसिकली रेदरफोर्ड ने ये डिस्कस किया था एटॉमिक या न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम को, तो उसी की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग गेगर मॉलर ने फिर परफॉर्म किए थे सर्वर एक्सपेरिमेंट्स। अब सबसे पहले क्या परफॉर्म्ड हुआ था, परफॉर्म्ड ये हुआ, सामने आपकी पिक्चर नजर आ रही है। इसमें क्या किया गया था, इसमें कुछ पार्टिकल्स लिए गए थे, अल्फा पार्टिकल। अब अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं वो अभी आपको समझ नहीं आएगा, अभी थोड़ी देर बाद आपको समझ आएगा कि अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं। ठीक है, एक क्या ली उन्होंने, अल्फा पार्टिकल्स ले लिए, एक स्क्रीन रख दी। स्क्रीन यहां प्लेस की हुई है, नजर आ रही है स्क्रीन। जी सर। इसके बाद अल्फा पार्टिकल का सोर्स यहां रखा हुआ है, देखो मैं डॉट लगा रहा हूं, अल्फा पार्टिकल का सोर्स रखा गया। अब यहां से क्या किया गया, यहां से अल्फा पार्टिकल गुजारे गए, ये गोल्ड की एक फिल्म रख दी गई, मीन गोल्ड प्लेट रख दी गई, ये समझ लो, या पार्टिकल्स रख दिए गए एक, तो गोल्ड के पार्टिकल रखे गए। अब क्या हो रहा है, अब अल्फा पार्टिकल्स यहां से आ रहे हैं, स्ट्रेट ट्रेवल कर रहे हैं। तो जब स्ट्रेट ट्रेवल कर रहे हैं, तो ट्रेवल करते हुए वो इस गोल्ड के अंदर से गुजर रहे हैं, गुजरते हुए जाके सीधे सामने स्क्रीन पे हिट हो रहे हैं। कुछ जाके सामने स्क्रीन पे हिट हो रहे हैं, और इक्का दुक्का इस साइड पे भी हिट हो रहे हैं आपके पास। ठीक हो गया। जी। अच्छा, अब देखो, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द अल्फा पार्टिकल जो है वो गुजर गए हैं। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द अल्फा पार्टिकल जो है वो क्या हो गए हैं, गुजर गए हैं। अब अगर लेट सपोज आपके सामने फर्ज करो, मैंने जी एक यहाँ यूं पार्टिकल्स बना दिए। अब रे आ रही है, इससे टकराएगी पार्टिकल से, तो क्या ये गुजरेगी। कोई भी चीज आ रही है, लेट सपोज बॉल मैंने फेंकी, ये दीवार है, हम्म। दीवार के ऊपर मैंने बॉल फेंक दी। अब बॉल दीवार में से गुजरेगी कि नहीं गुजरेगी। दीवार में से? हाँ, नहीं। क्यों नहीं गुजरेगी, वजह क्या होगी। उसके लिए इतनी स्पेस नहीं होगी। हाँ, यानी उस पार्टिकल, दीवार की जो पार्टिकल्स हैं, उसने उसको स्पेस ही नहीं दिया, उसमें स्पेस ही नहीं है कि उसमें से। अच्छा, अब अगर यही बॉल है, एयर के पार्टिकल, ये सारी एयर है, चलो, अब बॉल को मैंने फेंक दिया, तो क्या बॉल इसमें से गुजर जाएगी, किस में से? एयर में से। जी। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हो गया, क्योंकि एयर के पार्टिकल्स जो हैं उसमें स्पेस है, तो इसलिए उसमें से बॉल गुजर सकती है। वॉल के हम्म। पार्टिकल में स्पेस नहीं है, तो इसीलिए उसमें से पार्टिकल में से जो है बॉल नहीं गुजर सकती। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो यहां इसने एक्सपेरिमेंट किया है, इसमें मैक्सिमम पार्ट जो है वो क्या हो गए, आउट हो गए, मीन निकल गए, गुजर गए। तो इससे उसने कुछ ऑब्जर्वेशंस ली हैं, कुछ इससे उसने ऑब्टेनिंग लिया है, वो ऑब्टेनिंग आगे आके डिस्कस करते हैं अभी, कि भाई इसने क्या लिया। अब गौर से देखने की बात यह है कि अल्फा पार्टिकल के मोस्टली पार्टिकल्स जो हैं वो गोल्ड में से गुजर के सामने स्क्रीन पे आ गए हैं, और लिटिल बिट पार्टिकल्स जो हैं वो रिफ्लेक्ट हुए हैं। ये बात जहन में रखना। क्लियर हो गया। जी सर। अच्छा, अब वो क्या कह रहा है आपसे, द रेडियो एक्टिव मटीरियल कीप इन साइड अ थिक लिड बॉक्स। क्यों रखा जाता है, रेडियो एक्टिव मटेरियल जितना भी होता है उसको लिड बॉक्स में रखा जाता है, ताकि उससे रेडिएशन बाहर आउट ना हो और बाकियों को डैमेज ना करें, क्योंकि रेडिएशंस जो होती हैं वो हार्मफुल होती हैं।
emit alpha particle. Beam of alpha particles are then allowed to fall on a thin gold foil in a vacuum place. Vacuum place के अंदर गोल्ड फॉइल को रखा गया, पार्टिकल्स को अलाउ किया गया कि वो उसको क्या करे, हिट करे, उसके ऊपर ड्रॉ किए गए, तो उससे देखा कि वही उसमें से पार्टिकल निकल के चले गए। अब उसके क्या हुआ, जो अभी मैंने समझाया वही चीज है। वाइल पासिंग थ्रू द गोल्ड फॉइल द अल्फा पार्टिकल आर स्कच through different angles, but few were repelled so strongly that they bounce back. उसमें से चंद जो थे वो बाउंस बैक हुए, बाकी सारे के सारे मोस्टली आगे चले गए। ठीक हो गया? जैसे जी ये है, सर। देखो ये बड़ी पिक्चर में शो, यहां से अल्फा पार्टिकल आए तो इस पार्टिकल से जो हिट होगा वो यहां पर चला गया। देखो ये आया, पार्टिकल से हिट हुआ, आया, पार्टिकल से हिट हुआ, पार्टिकल से हिट होने के बाद यहां चला गया। ये यहां आ रहा है, ये यहां इस साइड पे जा रहा है, इस साइड पे यूं जा रहा है, यूं जा रहा है, यूं जा रहा है। यानी इसकी डायरेक्शन जो थी वो क्या बन रही थी, बहुत ज्यादा कन्वीनियंट बन रही थी। मीन ऐसे बन रही थी कि उससे देखो इसमें से एक पार्टिकल यहाँ रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है, बाकी जो है ये देखो आगे पास आउट हो रहे हैं ज्यादातर। इसी तरह है। जी। अच्छा, अब इसकी रीजंस क्या है, इससे उसने क्या ऑब्टेनिंग किया, इससे उसको समझ क्या आया कि क्या करना है। इससे उसे समझ आया, उसने स्टेटमेंट दी रेदरफोर्ड, उसने जो कंक्लूड किया वो क्या किया, रेदरफोर्ड कंक्लूडेड दैट द एटम मस्ट बी लार्ज और एम्प्टी स्पेस। मीन एटम, इनसाइड ऑफ द एटम जो है वो मोस्टली खाली पड़ा हुआ है, यानी उसके अंदर मोस्टली स्पेस मौजूद है। बात समझ आ गई? सबसे जी बड़ा जी। कंक्लूजन उसका क्या आया कि उसने ये कंक्लूड किया कि भैया जो एटम है उसका स्पेस, उसके अंदर जो है वो मोस्टली स्पेस खाली पड़ी हुई है, विद द पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट ऑफ इट्स मास concentrated in a tiny nucleus that the center। उसने ये कंक्लूड किया कि एम्प्टी स्पेस है और पॉजिटिव चार्ज जो है वो सामने पड़ा हुआ है, जो मास कॉन्सेंट्रेटेड है न्यूक्लियस के अंदर। मीन सेंटर में न्यूक्लियस पड़ा होता है, वो तो हमें ही पता है, एटम के अंदर सेंटर में न्यूक्लियस है ना, वो आपने पढ़ा भी है ना, वो उसमें जी। केमिस्ट्री में भी पढ़ता है। और वो न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते नहीं है। इन दिस मॉडल मच लाइटर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटेड द न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिटेड कर रहे हैं किस चीज को, न्यूक्लियस को। अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो है वो हमें पता है नेगेटिव चार्ज होता है। अल्फा पार्टिकल्स जो है ना बेटा वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। इसको अभी डिस्कस नहीं कर रहा, वो थोड़ी देर बाद डिस्कस करूंगा कि अल्फा और बीटा आके पार्टिकल्स आएंगे, उसको डिस्कस करूंगा। अब एटम का जी उसने कंक्लूजन लिया, जो एटम अभी हम डिफाइन करेंगे वो कैसे होगा। Matter is made up of very small particles called atoms. Each atom have a very large, small and very dense core called nucleus. Most of the mass of atom is contained in the nucleus. यानी आपके एटम का मास जो होता है वो मोस्टली न्यूक्लियस के ऊपर ही डिपेंडेड होता है, न्यूक्लियस के अलावा किसी चीज के ऊपर डिपेंडेड नहीं है। द इलेक्ट्रॉन मूव इन ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, जैसे हम ड्रॉ करते हैं नॉर्मली। ठीक हो गया? उसके बाद जी। आपसे कहा जा रहा है अ न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। यानी न्यूक्लियस जो होता है उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। तो बाज़ औक़ात एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता, बाज़ औक़ात न्यूट्रॉन भी होते हैं, लेकिन अगर न्यूट्रॉन है तो भी वो न्यूक्लियस में ही होंगे, अगर नहीं है तो सिर्फ प्रोटॉन न्यूक्लियस में होंगे। ठीक हो गया? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ऑल्सो नोन एज द न्यूक्लियन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम क्या नाम देते हैं? न्यूक्लियन का नाम। अ प्रोटॉन एज अ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन का। अ न्यूट्रॉन इज एन अनचार्ज पार्टिकल्स। न्यूट्रॉन जो है वो अनचार्ज पार्टिकल है, अबाउट द सेम मास एज अ प्रोटॉन। यानी जो प्रोटॉन आपका मास प्रोटॉन का होता है
उतना ही मास आपके पास न्यूट्रॉन का भी होता है। यानी प्रोटॉन का मास अगर 1 है तो न्यूट्रॉन का मास भी 1 होता है। अगर प्रोटॉन का मास 2 है तो न्यूट्रॉन का मास भी 2 ही होता है। ठीक हो गया? अच्छा, इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं है। इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है वो प्रोटॉन से बहुत कम होता है। प्रोटॉन का मास अगर 1 है तो इलेक्ट्रॉन का मास 1/1836 होता है। अगर प्रोटॉन जो है वो 1836 है, उस टाइम इलेक्ट्रॉन का जो मास होगा वो 1 होगा। यानी इतना बड़ा डिफरेंस होता है मास के अंदर। ठीक हो गया? हाँ, चार्ज दोनों के ऊपर सेम है। यानी प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, नॉट न्यूट्रॉन। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव। लेकिन दोनों के ऊपर चार्ज जो होता है वो इक्वल होता है। वो होता है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 कूलम। ये चार्ज ऑफ प्रोटॉन भी है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है। बस सिर्फ प्रोटॉन में जब हम लिखते हैं तो पॉजिटिव लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन में लिखते हैं तो नेगेटिव लिखते हैं, बस। और सिंपली हम ओ लेवल में कहते हैं कि प्रोटॉन है +1 और इलेक्ट्रॉन है -1। ठीक हो गया? जी। अच्छा, एन एटम इज न्यूट्रल। एटम जो है वो न्यूट्रल है। क्यों? बिकॉज इट कंटेन एन इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी सॉरी नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स। पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं वो प्रोटॉन होते हैं और नेगेटिव चार्ज जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एन एटम इज न्यूट्रल बिकॉज इट्स कंटेन एन इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, सो द नेट चार्ज इज 0। तो यहां पर थोड़ा सा इसको समझ लो, ये सेंटेंस थोड़ा सा इनकम्प्लीट लिखा हुआ है, इसको समझ लो कि एन एटम इज न्यूट्रल बिकॉज इट्स कंटेन एन इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। यहां लिख दो तो सही सही आ जाएगा। या इस तरह लिख दो कि एन इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन एंड नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, तो भी ठीक आ जाएगा। सो द नेट चार्ज इज 0। ठीक हो गया? ये ऑर्बिट्स बने हुए हैं, बीच में आपका न्यूक्लियस है जिसको न्यूक्लियन कहा जाता है। ऑर्बिट्स है, ऑर्बिट्स के अंदर शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स बने हुए हैं और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को शो किया गया है। क्लियर हो गया? अब जैसे हीलियम है, हीलियम में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं, तो उसको देखो 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन न्यूक्लियन में शो किया गया और 2 इलेक्ट्रॉन जो है बाहर शो किया गया। ठीक हो गया? जी। इसका लिथियम है, लिथियम के अंदर आपके पास 3 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन्स हैं, तो 3 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन शो किया गया है। तो 3 प्रोटॉन है तो 3 ही इलेक्ट्रॉन्स भी शो किए गए, 2 ऑर्बिट्स बनाए हैं। ठीक हो गया? अच्छा, जी सर। अब न्यूक्लाइड। न्यूक्लाइड का मतलब होता है आपकी रिप्रेजेंटेशन जो होती है, यानी आप कैसे लिखते हो उसको। तो न्यूक्लाइड में आपके पास है क्या? न्यूक्लाइड इज एन एटम ऑफ अ particular structure. Each element has nucleus with a specific number of protons. जैसे देखो न्यूक्लियाइड का हम जब नोटेशन करते हैं तो नोटेशन इस तरह करते हैं कि एक्स एक्स वो, यानी सोडियम हो गया तो Na हो गया, कैल्शियम हो गया तो Ca हो गया, हाइड्रोजन हो गया तो H हो गया, हीलियम हो गया तो He हो गया, ऑक्सीजन हो गया तो O हो गया। तो ये एक्स जो है ये उस एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ए ऊपर लिखा जाता है, जेड नीचे। ये जो ए है ये क्या है? ए जो है ये आपके पास है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास कहते हैं न्यूक्लियन नंबर को, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। यानी ये जो ए है इसको हम कहते हैं मास नंबर भी कहते हैं इसको, इसको एटॉमिक मास भी कहते हैं और न्यूक्लियन नंबर भी कहते हैं, तीनों नाम है इसके। यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू ए। नीचे जो Z लिखा हुआ है Z को हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। यानी ऊपर वाले को ए को हम कहते हैं मास नंबर और नीचे वाले को हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। Z को हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को हम प्रोटॉन नंबर का नाम भी देते हैं। और ये जो ए होता है ये तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। ये जो Z होता है ना ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है। आप इसको नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हो। मीन ये Z जो है इतने ही प्रोटॉन और इतने ही
इलेक्ट्रॉन भी इसमें मौजूद होंगे, तो इसको नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों कहा जा सकता है। ठीक हो गया? जी। कोई प्रॉब्लम इसमें? नो। अच्छा, जैसे देखो एग्जाम्पल के तौर पे हमने क्या किया, C12 6 लिख दिया। C12 6 में देखो C कार्बन है, वो केमिकल उसका सैंपल है, 12 उसमें जो है वो मास नंबर है, तो 12 जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, और नीचे 6 लिखा हुआ, तो 6 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी हैं और 6 इसमें इलेक्ट्रॉन भी मौजूद हैं। तो अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मैंने निकालना है तो A माइनस जेड कर दूंगा, मीन 12 माइनस 6 कर दिया तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ गया, न्यूट्रॉन भी उसमें 6 हो गए। ठीक हो गया? जी सर। अच्छा, अब ये क्वेश्चन आया है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ लिथियम एटम। लिथियम एटम के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करना है। तो देखो लिथियम में क्या होता है आपके पास, लिथियम के अंदर आपके पास आपके 4 न्यूट्रॉन्स होते हैं और 3 प्रोटॉन्स होते हैं। अगर प्रोटॉन 3 है तो इलेक्ट्रॉन भी 3 ही होंगे, क्योंकि एटम की बात की जा रही है। तो अगर आप देखोगे तो लिथियम आपका ग्रुप 1 में आएगा। ग्रुप 1 में पहला एलिमेंट लिथियम ही होगा पीरियोडिक टेबल के अंदर। अब उन्होंने दे दिया कि भाई ये लिथियम है, तो हम अब इसको डिस्क्राइब करेंगे। डिस्क्राइब कैसे करेंगे? द एटम ऑफ लिथियम, एटम ऑफ न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ 3 प्रोटॉन एंड 4 न्यूट्रॉन्स। तो मास नंबर कितना हो गया? 7 हो गया। आप यहां ये भी लिख सकते हो कि लिथियम एटम हैव द मास नंबर ऑफ 7 in which 3 protons and 4 neutrons. Around the nucleus there are 3 electrons are orbiting. ठीक हो गया? तो प्रोटॉन नंबर कितना हो गया? 3 हो गया। मीन एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 3 हो गया आपके पास। क्लियर है? जी सर। कोई प्रॉब्लम इसमें? नो। अच्छा, अभी क्या लिखा हुआ है सामने? प्रोटॉन नंबर, प्रोटॉन। एटॉमिक नंबर। जी, तो प्रोटॉन नंबर को एटॉमिक नंबर भी कहते हैं। डिफाइन करो जरा, अभी डेफिनेशन बताई थी आपको। प्रोटॉन नंबर किसको कहते हैं? सर पॉजिटिवली चार्ज। बेटा प्रोटॉन नंबर कहा जाता है नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। एक एटम के अंदर जितने प्रोटॉन मौजूद होते हैं या इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, उसको हम कहते हैं प्रोटॉन नंबर्स। ठीक है? तो देखो, प्रोटॉन नंबर Z इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन अ न्यूक्लियस, the number of electron equals to the number of proton, and element is defined by its proton number. ठीक हो गया? जी। अब नेक्स्ट आ रहा है आपके पास न्यूक्लियॉन नंबर, जिसको हम मास नंबर कहते हैं। तो मास नंबर को डिफाइन करो, क्या आएगा मास नंबर? किसको कहते हैं मास नंबर? ए से रिप्रेजेंट होता है हम्म, और नंबर ऑफ न्यू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी जो न्यूक्लियॉन नंबर होता है पूरे का पूरा, जो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो जितने भी प्रोटॉन्स होंगे उसको ऐड अप करेंगे, उसके अंदर जितने भी न्यूट्रॉन्स होंगे, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स दोनों को ऐड अप करेंगे, उससे हमारे पास नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन बन जाएगा, मीन मास नंबर बन जाएगा। तो न्यूक्लियॉन नंबर ए इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन and neutron in a nucleus. क्लियर हो गया? ये बच्चा क्लियर हुआ? जी सर। अच्छा, अब आ जाते हैं आइसोटोप्स। ऑलरेडी हम केमिस्ट्री में भी पढ़ चुके हैं। आइसोटोप्स का मतलब होता है सेम एलिमेंट हो, एलिमेंट सेम ही हो, जैसे हाइड्रोजन हो। तो एलिमेंट सेम होने का मतलब क्या? वो उसका प्रोटॉन नंबर सेम ही रहेगा, यानी उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये दोनों सेम ही रहेंगे।
मीन नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर 7 है तो उसके 7 ही चलते रहेंगे, लेकिन चेंज होगा सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन उसमें चेंज होंगे। तो उसकी डेफिनेशन सिंपली हम ये कर सकते हैं कि आइसोटोप्स ऐसे एलिमेंट्स को कहा जाता है जिसके एटॉमिक नंबर तो सेम होते हैं बट न्यूक्लियन नंबर डिफरेंट होता है। तो क्या आएगा आपके पास, आ जाएगा आइसोटोप आर द एटम विद द सेम प्रोटॉन नंबर मीन एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट न्यूक्लियन नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन 1 जो है, यानी उसको क्या कहता है, हाइड्रोजन 1 में एक नंबर एटॉमिक नंबर उसका 1 है, प्रोटॉन नंबर भी उसका 1 हुआ, तो न्यूक्लियन नंबर भी उसका 1 है, मीन उसका जो मास नंबर है वो भी 1 है, क्योंकि उसमें न्यूट्रॉन मौजूद ही नहीं है, एक ही प्रोटॉन है। फिर हाइड्रोजन 2 के अंदर क्या होता है, ट्राइटिनियम उसको कहा जाता है, उसके अंदर एक न्यूट्रॉन भी आ जाता है, लेकिन एटॉमिक नंबर देखो वो सेम ही है, एटॉमिक नंबर नेवर चेंज। एटॉमिक नंबर तीनों में देखो, देखो हाइड्रोजन 1 में भी एटॉमिक नंबर 1 है, एटॉमिक नंबर 1 है, एटॉमिक नंबर 1 है, लेकिन इनके मास नंबर को देखो तो वो चेंज है। इसका मास नंबर 1 है, ठीक है, इसका मास नंबर 2 है, क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ प्रोटॉन मौजूद है, इस वाले में सिर्फ प्रोटॉन, फर्स्ट वाले में सिर्फ प्रोटॉन मौजूद है, वहां पर न्यूट्रॉन है ही नहीं, उसमें उस एटम के अंदर न्यूट्रॉन मौजूद नहीं है। बट सेकंड वाले में देखोगे तो सेकंड वाले में एक न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन मौजूद है, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों उसमें अवेलेबल है। फिर थर्ड वाले में आ जाओ तो इसमें एक प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन मौजूद है हमारे पास। ठीक हो गया। तो देखो जी एटॉमिक नंबर सेम है, तीनों ही हाइड्रोजन है। क्यों एटॉमिक नंबर सेम है, क्योंकि एटॉमिक नंबर से ही हम एक एलिमेंट का क्या करते हैं, एक एलिमेंट का एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं कि ये एलिमेंट कौन सा है। अगर एटॉमिक नंबर नहीं होगा तो एटॉमिक नंबर से के अलावा हम किसी चीज से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते कि ये एटम कौन सा है। एटॉमिक नंबर से ही रिप्रेजेंट होता है कि ये एटम कौन सा है। तो एटॉमिक नंबर सेम होगा बट उसका जो मास नंबर होगा, मीन जो उसका न्यूक्लियन नंबर होगा वो चेंज होगा। तो ऐसे एटम्स जिसके प्रोटॉन नंबर सेम होते हैं और न्यूक्लियन नंबर डिफरेंट होता है उसको हम कहते हैं आइसोटोप्स। क्लियर हो गई बात। जी जी आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट contain the same number of proton and the same number of electrons. So isotope have the same chemical properties. Chemical reactions involve the electron in an atom. यानी isotopes की जो chemical properties होंगी ना वो same होंगी, वो never change है। However, they have different physical properties. क्यों? क्योंकि उसका मास चेंज हो जाएगा। तो मास इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी, तो फिजिकल प्रॉपर्टी आइसोटोप की चेंज होगी बट केमिकल प्रॉपर्टी आइसोटोप की सेम ही रहेगी, उसमें चेंजिंग नहीं आएगी। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात। जी यहां तक हमारा एक चैप्टर इसका एंड हो गया, मीन एटॉमिक स्ट्रक्चर जो था वो खत्म हो गया, एटॉमिक मॉडल ऑफ मैटर जो है वो खत्म हो गया है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे रेडियो एक्टिविटी इंशाल्लाह इन नेक्स्ट क्लास, और नेक्स्ट क्लास में फिर हम रेडियो एक्टिविटी को पढ़ेंगे कि रेडियो एक्टिविटी क्या